तो सीएनजी स्टार्ट हुआ है यूरोप से। जो सीएनजी एज एन ऑल्टरनेट फ्यूल जो यूज़ करना शुरू किया लोगों ने, अफ़गानिस्तान में भी यूएस जो है अपने सारे व्हीकल्स हम्वीज़ वगैरह छोड़ के चले गए। और ये स्टोरी मैंने एक इटालियन से ही सुनी है, ये मैं आपको मनगढ़ंत नहीं बता रहा हूँ। आई वेंट टू इटली सम ईयर्स बैक, तो वहाँ पे मुझे ये पूरी रुझान जा रहा है ना, वो ईवी की तरफ क्यों जा रहा है ज़्यादा, सीएनजी की तरफ क्यों नहीं जा रहा है, ये चलता हुआ देखा है। इवन मैंने वहाँ पे फोर्ड मस्टैंग देखी थी जो सीएनजी भी थी। वो गाड़ी में तो मतलब सीरियस इश्यूज आते थे, मतलब फ्लाईओवर, जब दिल्ली के फ्लाईओवर में चढ़ने होते थे तो मतलब मुझे कई बार उसको पेट्रोल में स्विच करना पड़ जाता, क्योंकि पावर नहीं होती थी। एसी ऑन करना तो आप भूल ही जाओ, आप एसी ऑन करके नहीं बैठ सकते। जैसे जैसे आपका एसी ऑन, आप जैसे अपना बैटरी की परसेंटेज डाउन देखो ना, आपका दिल धड़कने लगेगा। तक इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट का किसी को अंदाज़ा नहीं। ये जब बैटरी पैक चेंज कराए जाएंगे, क्योंकि बैटरी आपको ही पता है, कोई भी बैटरी कोई ज़िंदगी भर तो किसी भी चीज़ की नहीं चलती। मैंने भी देखा होगा महिंद्रा और टाटा कितनी अच्छी गाड़ियाँ निकाल रहा है, कितनी अच्छी फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियाँ निकाल रहा है। 2000 से नीचे रखो तो आपको आराम से 17 से ऊपर का एवरेज मिल जाता है। ईवी में ये लिए अभी कोई भी ऑटोमोबाइल सेक्टर, कोई भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कोई भी कार मैन्युफैक्चर तैयार नहीं है। ठीक है, अभी जितनी भी टेक्नोलॉजी हमारे पास है वो सब लोगों ने जेवी करके चाइना से या यूएस से या कहीं और से नमस्कार, चौपाल में आपका फिर से स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है वाई ईवी नॉट सीएनजी। कहने का मतलब जो गवर्नमेंट हमारी, नॉट ओनली गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट पूरा वर्ल्ड ग्लोबली, जो ग्लोबल इंडस्ट्री का जो एक तरह का रुझान जा रहा है ना, वो ईवी की तरफ क्यों जा रहा है ज़्यादा, सीएनजी की तरफ क्यों नहीं जा रहा है। सीएनजी पिछले 20 साल से इंडिया में तो हम देख ही रहे हैं। ठीक है, मतलब पेट्रोल के बाद नेक्स्ट फेवरेट जो फ्यूल है इंडिया में वो सीएनजी है। मैं खुद एक सीएनजी कार चलाता हूँ। ठीक है, आप में से भी बहुत से लोग सीएनजी कार आज के समय चला रहे हैं। और जो हमारे मतलब जो कहते हैं ना कि जो हमारा जो बेसिक ड्राइविंग स्टाइल है उसमें जो फिट बैठता है वो हमारा जो कॉमन फ्यूल है पेट्रोल और डीजल, वो तो बेस्ट है ही। ठीक है, चलाने में जो हमें मज़ा आता है, जो एक मज़े के साथ कन्वीनियंस का जो फैक्टर है, ठीक है, तो वो पेट्रोल और डीजल में तो हमें मिलता ही है। उसके जो बिल्कुल नियरेस्ट परफॉर्मिंग फ्यूल है, ठीक है, वो सीएनजी है आज के मार्केट। मतलब मोस्ट एक्सेप्टेबल जो ऑल्टरनेट फ्यूल, अगर आप इस समय किसी से ही पूछें, 90% जनता आपको सीएनजी ही बोलेगी। फिर भी, और ये केवल इंडिया की बात नहीं है, ग्लोबली आप देखो सीएनजी ऐसा नहीं कि इंडिया में आई है। सीएनजी की अगर आप हिस्ट्री देखो तो सीएनजी स्टार्ट हुआ है यूरोप से। जो सीएनजी एज एन ऑल्टरनेट फ्यूल जो यूज़ करना शुरू किया लोगों ने, वो स्टार्ट किया था अपना यूरोप से। और यूरोप से क्यों स्टार्ट किया था, इसकी एक मैं छोटी सी हिस्ट्री आपको बता देता हूँ। आफ्टर वर्ल्ड वॉर जब यूरोप में जब जंग ख़त्म हो गई, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि पूरा यूरोप लुट चुका था, बर्बाद हो चुका था। इटली, फ्रांस और आपका जर्मनी मेजरली। ठीक है, तो बहुत बुरी हालत उनकी हो चुकी थी। इंफ्रास्ट्रक्चर टोटली ख़त्म हो चुका था, सप्लाई चेन्स ख़त्म हो चुकी थी। तो उनको एक तरह से ग्राउंड अप ही अपनी लाइफ को बनाना था। अब क्योंकि यूएस आर्मी जो वहाँ पे लड़ रही थी, या सोवियत आर्मी, जितनी भी मतलब आर्मी वहाँ पे, ब्रिटेन की आर्मी, जितनी भी आर्मी वहाँ पे जो लड़ रही थी यूरोप के अंदर, तो जब लड़ाई ख़त्म हुई तो
अधिकतर क्या आर्मी अपने व्हीकल्स छोड़ के चली जाती है, क्योंकि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है उनको वापस लाने की वो नहीं बियर करना चाहते लोग, और मैक्सिमम व्हीकल्स डैमेज हो चुके होते हैं, ठीक है, काम के लायक होते नहीं हैं, तो उनको वापस लाना और उनको फिर करना वो अपने आप में एक खर्चा है। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैक्सिमम जो है, जिस तरह से आपने देखा अफ़गानिस्तान में भी यूएस जो है अपने सारे व्हीकल्स हमवीज़ वगैरह छोड़ के चले गए थे। तो इसी तरह से वर्ल्ड वॉर 2 के समय भी यूरोप में जितने भी अलाइड फोर्सेस की व्हीकल्स थे वो सब अपने व्हीकल वहाँ पे छोड़ के चले गए। तो यूरोपियंस ने क्या किया, मैक्सिमम मतलब मोस्टली इटालियंस ने, मतलब इटली में सबसे ज़्यादा ऑल्टरनेट फ्यूल सीएनजी का जो है ना यूज़ सबसे ज़्यादा इटली में हुआ। आपने सुना भी होगा, जितने भी ये नाम आपने जो जिन लोगों ने सीएनजी की गाड़ियाँ चलाई होंगी और वहाँ पे सीएनजी की किट्स लगवाई होंगी, तो अधिकतर ये आपको नाम सुनोगे एमर, लवाटो, लैंडी-रेंज़ो, ठीक है। तो ये सब जो नाम हैं ये सारे इटालियन नाम हैं, ये सारी इटालियन कंपनीज हैं। तो इन इटालियन कंपनी ने ही इटली के अंदर ये इन्वेंशन शुरू किया था। तो इन्होंने क्या किया, अब इनके पास गाड़ियाँ तो थी लेकिन उनको चलाने के लिए फ्यूल नहीं था, क्योंकि सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो चुकी थी, ठीक है, इकोनॉमिकली इनके पास अब उतना पैसा भी नहीं रहा था। तो इनके पास अब एक ही ऑल्टरनेट था कि जो नेचुरली अकरिंग सीएनजी है उसको ये यूज़ कर सके, क्योंकि वो उस समय सस्ता भी था काफ़ी और अवेलेबल भी था। तो उस समय फिर इन्होंने, और ये स्टोरी मैंने एक इटालियन से ही सुनी है, ये मैं आपको मनगढ़ंत नहीं बता रहा हूँ। आई वेंट टू इटली सम ईयर्स बैक, तो वहाँ पे मुझे ये पूरी स्टोरी उन्होंने बताई थी कि किस तरह से सीएनजी इवॉल्व हुई, सीएनजी व्हीकल्स इवॉल्व हुए। और वहाँ पे केवल, जैसे हम लोग इंडिया में देखते हैं कि इंडिया में केवल जो छोटी गाड़ियाँ हैं, सस्ती गाड़ियाँ, वही हम सीएनजी में यूज़ करते हैं, वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ मैंने मर्सिडीज़, बीएमडब्ल्यू को सीएनजी पे चलता हुआ देखा है, सीएनजी एलपीजी पे चलता हुआ देखा है। इवन मैंने वहाँ पे फोर्ड मस्टैंग देखी थी जो सीएनजी भी थी, वो गाड़ी तो रोक के हमने उसकी किट भी देखी थी कि किस तरह से उन्होंने सिस्टम उस पर लगाया हुआ है। तो कहने का मतलब ये कि काफ़ी सालों से, मतलब 20 साल से ऊपर हो चुका है और ये टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलप हो चुकी है सीएनजी की, नॉट ओनली इन इंडिया, नॉट ओनली इन यूरोप बट ऑल्सो इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में अब काफ़ी व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे मारुति है, टाटा है, हुंडई है, इन्होंने काफ़ी सीएनजी के व्हीकल्स निकाले और काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे। सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल व्हीकल जो आप इस समय आप इंडियन मार्केट में देखोगे तो वो वैगनर सीएनजी है, जो आज के समय काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। हुंडई ऑरा है सीएनजी में, और अभी टाटा की जो टाटा पंच सीएनजी में निकाली है, ठीक है, वो भी काफ़ी सक्सेसफुल व्हीकल है। तो इतने सक्सेसफुल व्हीकल होने के बाद और बहुत एक्सेप्टेबल फ्यूल भी है, मतलब जनता ने भी उसको बहुत अच्छी तरह एक्सेप्ट किया कि कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है, क्योंकि आपको सीएनजी के साथ तो ड्यूअल फ्यूल की फैसिलिटी मिल जाती है। आपके पास सीएनजी है, साथ में आप पेट्रोल तो हमेशा ऑप्शन है ही, तो आप पेट्रोल में भी आराम से उसे चला सकते हो। तो वो सब चीज़ें हैं ही, सारी चीज़ें आपको पता है, उसमें कुछ नया मैं इसमें बताने वाला हूँ नहीं। तो क्वेश्चन ये है कि जब इतना अच्छा ऑप्शन हमारे पास इंडस्ट्री के पास है सीएनजी, तो और इसकी अवेलेबिलिटी में भी कमी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि इसकी अवेलेबिलिटी की कमी है, इसकी अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, परफॉर्मेंस भी अच्छा है। मतलब आज के समय जो सीएनजी व्हीकल्स आ रहे हैं, मतलब पहले आज से 20 साल पहले जब शुरू में सीएनजी लगनी शुरू हुई थी इंडियन मार्केट के अंदर, तो परफॉर्मेंस के इश्यूज़ थे, मतलब पावर ड्रॉप काफ़ी होता था सीएनजी के अंदर एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल, ठीक है। लेकिन आज के समय जो इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन सिस्टम आ चुका है सब गाड़ियों के अंदर, पहले वेंचुरी सिस्टम होता था, कार्बोरेटर वाला सिस्टम जो था, तो उसमें काफ़ी पावर ड्रॉप महसूस होता था सीएनजी में जब आप गाड़ी चलाते थे। मतलब पहले तो ये था कि फ्लावर पे जब गाड़ी, मेरे पास जो सबसे पहले सीएनजी व्हीकल था वो मेरी एक मारुति 800 थी, जिस पे मैंने एक सीएनजी की वेंचुरी किट लगवा रखी थी और उसको मैं चलाता था। उसमें तो मतलब सीरियस इश्यूज़ आते थे, मतलब फ्लाईओवर, जब दिल्ली के फ्लाईओवर हमें चढ़ने होते थे तो मतलब मुझे कई बार उसको पेट्रोल में स्विच करना पड़ जाता था क्योंकि पावर नहीं होती थी। लेकिन आज के समय तो मतलब आपको फ़र्क ही महसूस नहीं होगा कि कब आप सीएनजी में चला रहे हो, कब आप पेट्रोल में चला रहे हो। तो परफॉर्मेंस में अच्छी है,
एनवायरनमेंट फ्रेंडली बोलो तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल, ठीक है, क्योंकि कार्बन एमिशंस काफ़ी कम है। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो एमिशन आता है वो नॉक्स का एमिशन ज़्यादा आता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल। तो वो चलो एक अलग मैटर है, लेकिन अगर मैं एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा फ्यूल है, मतलब ग्रीन फ्यूल है ही, ठीक है। साथ में फिर आपको परफॉर्मेंस भी आप आज के समय आपको काफ़ी अच्छी मिल रही है। अवेलेबिलिटी भी मेट्रोज़ के अंदर तो ठीक ठाक आपको मिल ही जाती है। दूसरा, इमरजेंसी वाली कोई सिचुएशन नहीं है कि बाई चांस अगर आपकी CNG ख़त्म हो जाए तो आप ये नहीं कि घर सड़क पे खड़े हो जाओगे, ठीक है, आपके पास पेट्रोल हमेशा एक ऑप्शन हमेशा रहता है। तो मतलब हर एंगल से अगर आप देखो तो CNG एक मच बेटर फ्यूल है एज ए ऑल्टरनेट फॉर पेट्रोल एंड डीजल। लेकिन ये सब होने के बाद भी क्यों ये EV को ज़बरदस्ती प्रमोट किया जा रहा है, मतलब क्यों EV का धक्का लगाया जा रहा है अननेसेसरी। कुछ अब ऑब्वियसली गवर्नमेंट पीछे लगी हुई है। गवर्नमेंट के आपने देखे होंगे जहाँ डीजल को बंद किया जा रहा है, चलो पेट्रोल में भी अब वो बोल रहे हैं कि EV हम 2030 तक EV को बहुत ज़्यादा हम प्रमोट करेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों आप CNG को प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हो, आप CNG को ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल क्यों नहीं कर रहे हो। CNG के दाम मुझे पता है, जब मैंने गाड़ी चलाना शुरू किया था CNG की गाड़ी 2010 के आसपास, 2012 में करीब 50 रुपये किलो CNG हुआ करती थी, 40 रुपये 50 रुपये किलो के आसपास CNG होती थी। और आज के समय वो रेट डबल हो चुका है। आज के समय मतलब हरियाणा का जो रेट है वो करीब 80 रुपये kg की CNG से मिल रही है। तो इतना ज़्यादा प्राइस हाइक क्यों किया जा रहा है अननेसेसरी, क्यों 80 रुपये kg आपको CNG मिल रही है और करीब 95 के आसपास 95 के आसपास आपका पेट्रोल है। तो केवल अब 10-15 रुपये का डिफरेंस रह गया CNG में, जो कि करीब किसी ज़माने में आधा का होता था, करीब 70-75 के आसपास का पेट्रोल होता था और 40 के आसपास की CNG मिल जाती थी, ठीक है। धीरे धीरे ये डिफरेंस इन्होंने कम कर दिया है। ये जानबूझ के इन्होंने कम किया है क्योंकि ये पूरे मार्केट को शिफ्ट करना चाहते हैं EV पे। इसका रीज़न क्या है, मतलब अगर EV की अगर मैं बात भी करूँ आज के समय में भी, अब एक कंपैरिजन हम करके देखते हैं कि EV व्हीकल में और एक CNG व्हीकल के अंदर मतलब कौन सी व्हीकल एक कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर ऑप्शन रहे। इस समय जो सबसे अच्छा EV व्हीकल अगर मैं कहूँ तो वो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर इस समय है और सबसे सस्ता भी जिससे अगर मैं कह सकूँ, ठीक है, अफोर्डेबल रेंज में जो आ रहा है वो कह सकते हो आप EV पंच EV जो आ रही है आपकी वो, और उसी को ही मॉडल को हम कंपेयर करेंगे EV जो अपना पंच CNG के साथ, ठीक है। तो जो आपकी पंच EV आती है उसका जो एक बीच का मॉडल आप लेके चलो, जो नॉर्मली जिसमें आपको ऑल बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं, वो मॉडल आपको मोटा मोटी 14 से 15 लाख के आसपास का पड़ता है, ठीक है ना। अब वही सेम मॉडल वही सेम फीचर्स के साथ आपको जो CNG मॉडल मिलता है CNG पंच, वो आपको मिल जाता है करीब 6.5-7 लाख के आसपास, ठीक है ना। एक्स शोरूम की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें फिर रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है वो तो अलग है, ठीक है। तो आपको जो पंच EV जो मिल रही है वो मिल रहा है आपको करीब 14 लाख के आसपास, 14 का फिगर हम पकड़ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको CNG व्हीकल मिल रहा है पंच CNG वो मिल रहा है 7 लाख का आसपास। डिफरेंस कितना हो, 7 लाख का डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो एक EV गाड़ी चलाने के लिए आपको 7 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, मतलब लगभग डबल, केवल लगभग डबल की आपको प्राइस देनी पड़ रही है। और उसके बाद भी लोग इसका जस्टिफिकेशन देते हैं डीलरशिप वाले कि जी इसमें आपका पेट्रोल का खर्चा तो ज़ीरो हो जाएगा, आप तो गाड़ी फ्री में चलाओगे, शुरू में थोड़ी महंगी ज़रूर पड़ेगी लेकिन रनिंग कॉस्ट आपकी ज़ीरो है। अच्छा जी, तो रनिंग कॉस्ट भी देख लेते हैं, रनिंग कॉस्ट कितनी ज़ीरो है। अब हम कंपेयर करते हैं इसको CNG की रनिंग कॉस्ट से। CNG व्हीकल जो आप चला रहे हो, ठीक है, EV में देखो जितना एवरेज बताते हैं AirAI के जो एवरेज बताते हैं 20-25 तक का बता देते हैं, चलो मैं उसको नहीं लेता अभी, मैं बहुत ही कंजर्वेटिव कंपैरिजन करता हूँ इसका, ठीक है।
आपको सीएनजी में जब आप गाड़ी चलाते हो तो मोटा मोटी आपको बहुत कंफर्टेबल होते हुए भी हर तरह की ड्राइविंग स्टाइल आपकी हो, उसमें भी आपको 17-18 का फिगर पर करीब चलो 18 का एवरेज आपको आराम से मिल जाएगा। 18 किलोमीटर पर केजी आपको आराम से इसमें एवरेज सीएनजी में मिल जाएगा, और किसी भी सीएनजी गाड़ी में आपको उतना एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, चाहे सिटी ड्राइव हो या आपकी हाईवे ड्राइव हो, दोनों मिक्स करके आपको 18 ऑन एन एवरेज आपको इसका एवरेज मिल जाएगा। तो 18 के पे अगर हम कैलकुलेशन करें और एक गाड़ी की लाइफ हम लेके चलें 1 लाख किलोमीटर के आसपास की, तो 1 लाख का हम फिगर पकड़ के देख लेते हैं। तो 1 लाख के हिसाब से पूरा 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाने में आपको जो टोटल सीएनजी खर्च होगी, वो टोटल सीएनजी खर्च होगी करीब आपकी 5,500 केजी के आसपास। ठीक है, 1 लाख किलोमीटर चलाने में 18 किलोमीटर पर केजी का एवरेज अगर हम लेते हैं तो ठीक है, तो 5,500 किलो सीएनजी का खर्चा आपका मतलब इसमें आना है। और आज का रेट अगर मैं लूँ 80 रुपये का रेट में लूँ तो 5,500 किलोमीटर चलाने के लिए 80 के रेट पे करीब मेरे को 4.5 लाख का खर्चा मेरा फ्यूल का आएगा। ठीक है, तो आपको 1 लाख अभी मेंटेनेंस कॉस्ट तो अलग है। ठीक है, 1 लाख रुपए मेंटेनेंस कॉस्ट आप इसमें मान लो 1 लाख किलोमीटर पे, तो टोटल खर्चा जो आपको गाड़ी पड़ती है सीएनजी वो 7 + 4 11, 1 लाख और ले लो 12, तो टोटल आपकी गाड़ी पड़ती है करीब 12 लाख की। ठीक है, मतलब 1 लाख किलोमीटर चलाने के बाद मेंटेनेंस इंक्लूड करके, जिसमें आपकी गाड़ी आप फुल सीएनजी में चलाओ, पूरा एसी ऑन करके चलाओ और जहाँ मर्जी गाड़ी को लेके जाओ, क्योंकि मोस्टली सीएनजी आपको मेट्रोज़ में आपको आराम से मिल जाएगी। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो तो दिल्ली एनसीआर में तो अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी है सीएनजी की। ठीक है, और अब पहले की तरह उतनी लाइन भी नहीं लगती। ठीक है, और दिल्ली से आगरा आपको जाना है तो आप आराम से सीएनजी में जा सकते हो। दिल्ली से हरिद्वार आपको जाना है तो आराम से आप सीएनजी में जा सकते हो। दिल्ली से जयपुर अगर जाना है तो आप सीएनजी में जा सकते हो। दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है तो आप सीएनजी में जा सकते हो। तो दिल्ली के आसपास की जितनी मेजर जगह हैं वो आप आराम से सीएनजी में आप जा सकते हो। और एक फिलिंग में सीएनजी के अंदर आप करीब 200 किलोमीटर आराम से आप निकाल सकते हो। और वहीं अगर आप ईवी ले रहे हो तो ईवी में आप 14 लाख रुपये तो अपफ्रंट दे रहे हो। ठीक है, अभी आपने गाड़ी स्टार्ट ही नहीं करी है चलाना, उसके बाद उसका जो बिजली का खर्चा आएगा वो तो मैंने ज़ीरो मान के चल रहा हूँ कि उसमें चलो कोई खर्चा नहीं आ रहा, लेकिन उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी वो अलग है। दूसरा मतलब इसी में आपके 2 लाख रुपए तो वैसे ही बच जाते हैं सीधा सीधा। यहाँ आपको 12 लाख रुपए का टोटल खर्चा आएगा 1 लाख किलोमीटर सीएनजी गाड़ी चलाने में, और वहाँ आपका ईवी चलाने में करीब 14 लाख का खर्चा है अपफ्रंट। तो 2 लाख तो आपके सीधे सीधे यहीं बच गए। उसके बाद आपको ईवी के साथ जो प्रॉब्लम्स होंगी वो अलग है। क्या, ईवी में आप लॉन्ग डिस्टेंस नहीं जा सकते, आपको चार्जिंग के लिए मिनिमम आधा घंटा तो कहीं पे भी रुकना ही पड़ेगा। ठीक है, आधा घंटा आपको चार्जिंग पे गाड़ी लगानी पड़ेगी। और चार्जिंग के बाद भी ईवी अगर पंच की मैं बात करूँ तो उसमें पर चार्ज पे जो रनिंग है वो करीब 200-250 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है, और वो भी मतलब क्लेम फिगर है। अभी रियल वर्ल्ड की फिगर तो अभी तक किसी ने बताई नहीं है। ठीक है, तो जो ओनर एक्सपीरियंस है वही बता पाएगा। दूसरा जो ईवी के साथ इश्यू है वो ये इश्यू है कि आप अगर ट्रैफिक में फंस गए हो, जैसे आपको पता दिल्ली गुड़गांव में कभी कभी कितना ट्रैफिक लग जाता है। घंटों घंटों आप ट्रैफिक के अंदर फंसे रहते हो, और उस समय अगर आपकी गाड़ी ट्रैफिक में फंसी हुई है और आप ईवी पे हो, इलेक्ट्रिक कार आप चला रहे हो, तो आप सीएनजी ऑन करना तो आप एसी ऑन करना तो आप भूल ही जाओ। आप एसी ऑन करके नहीं बैठ सकते, क्योंकि जैसे जैसे आपका एसी है ना, आप जैसे अपना बैटरी की परसेंटेज डाउन देखो ना, आपका दिल धड़कने लगेगा। ठीक है, और सीएनजी या पेट्रोल वाला हिसाब तो है नहीं कि अगर पेट्रोल ख़त्म हो गया तो अपना बॉटल उठाई और पास के पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरा के ले आए आप। ठीक है, यहाँ तो आपको चार्ज ही करनी पड़ेगी, और गाड़ी अगर चार्ज ख़त्म हो गया तो गाड़ी वहाँ की वहीं खड़ी हो जाएगी।
तो इश्यूज़ इतने हैं इस ईवी के अंदर आज के समय भी, उसके बाद मतलब ये सब जानती है सरकार, ऐसा नहीं है कि ये नहीं पता है गवर्नमेंट को, लेकिन उसके बाद भी हम ज़बरदस्ती ईवी को प्रमोट करने में लगे हैं, क्योंकि ईवी जो भी टेक्नोलॉजी ना बहुत ही इमेच्योर है, बहुत ही अभी इनिशियल स्टेज पे है। अभी इस टेक्नोलॉजी को डेवलप होने में अगले 10-15 साल और लगेंगे, क्योंकि अभी तक इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट का किसी को अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि जब बैटरी पैक चेंज कराए जाएंगे, क्योंकि बैटरी आपको ही पता है कोई भी बैटरी कोई ज़िंदगी भर तो किसी भी चीज़ की नहीं चलती है, तो जब इसकी बैटरी पैक चेंज किए जाएंगे तब उसकी बैटरी पैक की क्या कॉस्ट होगी ये अभी तक किसी को नहीं पता है। उसकी सर्विस के क्या इश्यूज़ आएंगे अभी तक किसी को नहीं पता है। जब गाड़ी पानी में चली जाती है और पानी में जब बैटरी जाएगी उसमें क्या इश्यूज़ आएंगे वो किसी को नहीं पता। एनवायरमेंटल इश्यूज़ क्या होंगे, गाड़ी धूप में खड़ी रहती है, गर्मी की वजह से बैटरी पे क्या असर पड़ेगा ये किसी को नहीं पता है। तो ये सब जानते हुए भी, और जब गवर्नमेंट को भी पता है कि ईवी अभी बहुत ही मैच्योर स्टेज पे है, फिर भी हम इसको ज़बरदस्ती प्रमोट कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट ज़ीरो कर रहे हैं गवर्नमेंट, और सब्सिडी दी जा रही है अननेसेसरी। समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है। तो इसका जो एकमात्र रीज़न जो सामने मेरे को समझ में आ रहा वो ये है कि CNG, क्योंकि एक फॉसिल फ्यूल है, और फॉसिल फ्यूल का आपको ही पता है पूरे वर्ल्ड में जो कंट्रोल है वो मिडिल ईस्ट के पास है, और अमेरिका ये चाहता नहीं है। अमेरिका क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो इस समय पावर है ना वो पावर है एनर्जी पावर, और आपको पूरे वर्ल्ड को अगर कंट्रोल करना है तो आपको एनर्जी को कंट्रोल करना पड़ेगा, और एनर्जी को जो कंट्रोल करेगा वो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करेगा। तो इस समय जो ये एनर्जी को कंट्रोल कर रखा है वो मिडिल ईस्ट ने कंट्रोल कर रखा है, और क्योंकि ये मिडिल ईस्ट को US ने कंट्रोल कर रखा है तो US का एक अनकहा सा कंट्रोल रहता है पूरे वर्ल्ड के ऊपर। लेकिन अब क्योंकि धीरे धीरे इश्यूज़ चेंज हो रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स में चेंजेस आ रहे हैं, तब अमेरिका चाहता है कि ये जो पावर सेंटर है जो मिडिल ईस्ट के अंदर है एनर्जी का, इस पावर सेंटर को मैं शिफ्ट करना चाहिए टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, टुवर्ड्स अमेरिका। और इसलिए अमेरिका बहुत तेज़ी से ईवी पे काम कर रहा है, और ये चाह रहा है, गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि वो भी अपनी कंट्री के अंदर इसको प्रोपोगेट करें, ठीक है, और लोगों को ईवी के ऊपर डिपेंडेंसी लेके आए। और मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर समझना चाहिए कि ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है ईवी का, और इसको अननेसेसरी जनता के ऊपर थोपना ना तो गवर्नमेंट के लिए अच्छा है। क्योंकि देखो जब ईवी चलाई जाएगी, क्योंकि क्या होगा, ईवी टेक्नोलॉजी देखो इतनी आसान टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि एक बार अगर आप ईवी पे डिपेंडेंसी आ गई तो ईवी की टेक्नोलॉजी के लिए आपको फिर US टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, या तो US पे या फिर चाइना पे। क्योंकि ईवी की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो तो है एक तो BLDC जो इसके अंदर मोटर्स चलती हैं, और वो है, और दूसरा है आपका बैटरी पैक्स, ठीक है, फास्ट चार्जिंग सिस्टम्स, फास्ट चार्जिंग स्टेशंस, ठीक है, ये इनके क्रूशल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। BLDCs जितनी भी इसकी मोटर लगती हैं इसके अंदर, बैटरी, और बैटरी को फास्ट चार्जिंग स्टेशंस, और ये तीनों टेक्नोलॉजी अभी इंडिया के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। इसके लिए इंडिया डिपेंडेंट है US के ऊपर या फिर चाइना के ऊपर। तो अननेसेसरी अभी जो इस पे मतलब जो जिस टेक्नोलॉजी पे अभी ऑटोमोबाइल पे आज के समय इंडिया बहुत ज़्यादा सेल्फ रिलायंट है, ठीक है। आज के समय जो पेट्रोल और डीजल इंजन के ऊपर बहुत अच्छा काम इंडियन इंडस्ट्री ने किया है, मारुति ने, महिंद्रा ने, टाटा ने, ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा ये मैच्योर हुए हैं इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद। और देखो आपने भी देखा होगा महिंद्रा और टाटा कितनी अच्छी गाड़ियाँ निकाल रहा है, कितनी अच्छी फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियाँ निकाल रहा है, ठीक है। मैं एक स्कॉर्पियो NB ऑन करता हूँ, मतलब वो गाड़ी का मैं फ़ैन हो चुका हूँ यार। मतलब वो गाड़ी में जो इंजन उन्होंने बनाया है महिंद्रा ने, मतलब आप देखो 2200 सीसी का इंजन है, दमदार पावर है उसके अंदर, मतलब वो पावर की कहीं कमी नहीं है उस गाड़ी के अंदर। और उसके बाद भी, इतनी पावर के बाद भी वो करीब आपको 16 से 17 का एवरेज दे देती है डीजल में। आज से 5-10 साल पहले आप सोच नहीं सकते थे, मतलब 2000 सीसी के इंजन के लिए आदमी मान के चलता था कि ये 10-12 का एवरेज देगी, लेकिन आज के समय आपको डीजल में 16-17 का एवरेज मिल रहा। कुछ लोग तो मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग तो 18 से ऊपर का एवरेज निकाल रहे हैं। अगर आप उसको प्रॉपर क्रूज़ कंट्रोल पे चलाओ, 60 की स्पीड के ऊपर चलाओ, 2000 RPM पे चलाओ, अगर तो 2000 RPM से नीचे रखो
तो आपको आराम से 17 से ऊपर का एवरेज मिल जाता है। तो आप सोचो किस लेवल की मैच्योरिटी पे इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इस समय, ठीक है, कितना अच्छा इन्होंने ग्रिप ले ली है पेट्रोल और डीजल की टेक्नोलॉजी के ऊपर। और इसी मोमेंट पे जब आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, हम इस चीज़ को आगे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसी समय आप पूरा एक टर्मिनल ला रहे हो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर ईवी को लाके। क्योंकि ईवी में के लिए भी कोई भी ऑटोमोबाइल सेक्टर, कोई भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कोई भी कार मैन्युफैक्चर तैयार नहीं है, ठीक है। अभी जितनी भी टेक्नोलॉजी हमारे पास है वो सब लोगों ने जेवी करके चाइना से या यूएस से या कहीं और से जैसे तैसे अरेंज करी हैं, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन लाया जा रहा है, एक तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, और अब जनता भी धीरे धीरे उस चक्कर में फंस रही है, और उसकी वजह से जो है ये चीज़ें हो रही हैं। तो अननेसेसरी हम अपनी इंडस्ट्री के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, और जो उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको हम वीकन कर रहे हैं। तो मेरी तो यही गवर्नमेंट से और जनता से रिक्वेस्ट है कि आप अननेसेसरी हमारे जो स्ट्रॉन्ग ऑटोमोबाइल सेक्टर है ना, इसको आप डिस्टर्ब ना करो, ठीक है। और अगर आपको ऑल्टरनेट फ्यूल ही चाहिए तो आप सीएनजी पे काम करो, ठीक है। सीएनजी को आप बेटर से बेटर उसको आप बनाओ, उसकी अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ करो। आप गवर्नमेंट, आप इंडस्ट्री को बोला वो सीएनजी को और भी बेटर करेंगे, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, उस पर बिल्कुल काम किया जा सकता है। लेकिन ईवी बिल्कुल ही इमेच्योर टेक्नोलॉजी है और इसके लिए अभी कोई भी तैयार नहीं है। अगर हम ईवी के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ाएंगे तो ईवी की वजह से हमारी डिपेंडेंसी अमेरिका और चाइना जैसे देशों पे बढ़ जाएगी, और फिर वही दाग के चार पात वाली बात हो जाएगी। तो हमें फिर क्या है कि फिर वो हमारी डिपेंडेंसी बाहर के देशों पे बढ़ जाएगी, और फिर वही इकोनॉमिकल क्राइसिस जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस आना शुरू हो जाएगा। तो अंत में मेरा यही एक रिक्वेस्ट है कि हमें थोड़ा सोच समझ के ईवी के बारे में सोचना चाहिए, और ईवी से ज़्यादा अच्छा सीएनजी है। मेरे ख्याल से सीएनजी को ज़्यादा अपनाना चाहिए अगर हम फ्यूल इकोनॉमी और एनवायरनमेंट के एंगल से अगर चीज़ों को देख रहे हैं। तो आज के इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।